आज हम लोग सकारात्मक राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम सकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं तो सबसे पहले मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई नकारात्मक राष्ट्रवाद भी है, और उसके बाद हमारा मन, हमारा दिमाग इस बात की तलाश में लगता है कि ये जो सकारात्मक राष्ट्रवाद है, नकारात्मक राष्ट्रवाद है, इसका मूल जो राष्ट्रवाद है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो नकारात्मक राष्ट्रवाद में कैसे बदला और सकारात्मक राष्ट्रवाद में कैसे बदला। आप इस बात को जानते हैं कि दुनिया के अंदर मानव सभ्यता के विकास में अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं रही हैं। उदाहरण के लिए भारत एक देश है। देश अपने आप में राष्ट्र नहीं है। भारत पहले भी था, आज भी है, और भारत देश कल भी रहेगा। लेकिन इस देश के अंदर यहां के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग तरह की विचारधाराओं का हमने उपयोग किया, दुनिया ने भी किया। जैसे भारत के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक आदिम व्यवस्था थी। प्राचीन जो शुरुआती व्यवस्था थी, जैसा हमने भारतीयता के विषय पर चर्चा करते हुए भी हमने सब विचार किया था। आदिम व्यवस्था रही, धीरे धीरे लोगों ने अपने तरक्की के लिए कृषि यंत्रों की खोज की, कृषि आधारित व्यवस्था पैदा हुई, कबीले बने, कबीलों का तंत्र था इसी देश के अंदर। समाज आगे बढ़ा, अपने तरक्की का रास्ता ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो इस देश के अंदर धीरे धीरे अलग अलग जगह सामंतवादी व्यवस्था रही। उस इलाके के वो मालिक हुआ करते थे, उनके पास धीरे धीरे ताकत आई। फिर हमारा देश और दुनिया आगे बढ़ी, राजशाही व्यवस्था आई। राजशाही व्यवस्था ने अपने अपने राज्य को, उनके अधिकार क्षेत्र में जो राज्य थे उनको आगे बढ़ाया। आमतौर पर एक देश के अंदर कई राज्य व्यवस्था कायम होती रही। एक देश के अंदर कभी 5 राजाओं का साम्राज्य रहा, कभी 10 राजाओं का साम्राज्य रहा, कभी 100 राजाओं का साम्राज्य रहा। देश भारत ही था, देश नहीं बदला। लेकिन समाज को संचालित करने का, आगे बढ़ाने का तंत्र और विचारधारा बदलती रही। दुनिया के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। फ्रांस के अंदर राजशाही के शोषण और मनमानेपन के खिलाफ, जनता के प्रति उत्तरदायित्व विहीन होने के खिलाफ जनता ने आवाज उठाया, और राजशाही के खिलाफ, राजातंत्र के खिलाफ एक विचारधारा पैदा हुई कि जो पूरा देश है उसमें एक राष्ट्र की विचारधारा पैदा हुई कि पूरा देश एक है और उस देश में रहने वाले लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए और बंधुता की भावना होनी चाहिए। ये जो राजा और प्रजा के बीच का जो भेद है ये खत्म होना चाहिए। वहां से राजतंत्र से आगे बढ़कर के राष्ट्रतंत्र की बात, एक सोच पैदा हुई। लेकिन
इस सोच ने आगे बढ़ते हुए कई स्वरूपों को ग्रहण किया और उसमें से जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसने एक नकारात्मक दिशा को भी पैदा किया और एक सकारात्मक दिशा को भी पैदा किया। यूरोप के अंदर इटली हो या जर्मनी, उसने आज एक नकारात्मक राष्ट्रवाद का वो सबसे सर्वोच्च मॉडल है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई पूछता है आपसे कि सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है और नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है, दोनों देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दोनों देश में रहने वाले सभी देशवासियों की समस्याओं के समाधान का रास्ता राष्ट्रवाद बताते हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग का परिणाम अलग होता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद नफरत होती है और सकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद मोहब्बत होती है। अगर कोई एक लाइन में आपसे पूछता है कि नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है और सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है, तो उसका सीधा सा जवाब है कि जो नफरत के बुनियाद पर अपनी ताकत को संग्रहित करने की बात करता है वो नकारात्मक राष्ट्रवाद है, और जो मोहब्बत के आधार पर लोगों को जोड़ करके अपनी ताकत को संग्रहित करने की बात करता है वो सकारात्मक राष्ट्रवाद है। और इसके दुनिया के अंदर भी और भारत के अंदर भी बहुत गहरे प्रयोग हुए हैं। आज भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है, अपनी कुर्सी के लिए बनाना है, अपनी सत्ता के लिए बनाना है। वो इस बात को समझा रहे हैं कि सदियों से ये देश गुलाम रहा है, इसलिए गुलामी की वजह से बेरोजगारी पैदा हुई, गुलामी की वजह से महिलाओं का शोषण हुआ, गुलामी की वजह से देश पिछड़ गया, गुलामी की वजह से लोगों को शिक्षा नहीं मिली। उनका कहना है कि अगर इस देश के अंदर मुसलमान नहीं रहते तो इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती, इस देश के अंदर लोग अपने आप पढ़ लिख जाते, इस देश के अंदर सबको बराबरी का हक होता, इस देश के अंदर जातिवाद नहीं होता। लेकिन हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। कुल मिलाकर के नकारात्मक राष्ट्रवाद नफरत फैला करके अपनी सत्ता को हासिल करता है। परिणाम जो दुनिया के अंदर इसके निकल करके आए हैं, क्योंकि उससे सीखना बहुत जरूरी होता है। दो बड़े प्रयोग हुए दुनिया में, एक जर्मनी का जिसका हम उदाहरण दे रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा किया और ये नारा दिया कि यहूदी खत्म हो जाएंगे तो जर्मन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र जर्मन बनेगा। हम सब जानते हैं परिणाम क्या हुआ। उसके तीन परिणाम निकले। पहला, नफरत के बुनियाद पर जो राष्ट्र बनाने की परिकल्पना का प्रयोग हुआ जर्मनी के अंदर, उसका पहला परिणाम निकला, लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया, बेगुनाह निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया। दूसरा, हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि अगर तुम नफरत बांटोगे, नकारात्मक ऊर्जा अगर समाज में बांटोगे तो वो ऊर्जा तुम्हें भी एक दिन खा जाती है। कुदरत का यही नियम है। हिटलर ने आत्महत्या की। और तीसरा, जर्मन की दुहाई दे करके जो सारे कत्लेआम हुए, सारा दमन हुआ, पूरे इंसानियत के इतिहास में सबसे ज्यादा काला धब्बा लगा। उसके बाद जर्मनी टूटा।
नकारात्मक राष्ट्रवाद का ये प्रयोग का परिणाम है। ये इतिहास के पन्नों में खुला हुआ है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, जो नकारात्मक राष्ट्रवाद का जर्मनी का विदेशी मॉडल है, उसी मॉडल को भारत के अंदर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। क्या आरएसएस के लोग जो नकारात्मक सोच के साथ इस नकारात्मक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या इस बात का जवाब है उनके पास कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, क्या भारत के अंदर वो दोबारा जर्मनी की तरह से लाखों लोगों का कत्लेआम करना चाहते हैं? क्या इस बात का जवाब है उनके पास कि हिटलर की तरह से उनका नायक आत्महत्या नहीं करेगा? क्या इस बात का जवाब है उनके पास कि इस नकारात्मक सोच और नफरत के बुनियाद पर जिस राष्ट्रवाद को खड़ा कर रहे हैं, उसके आधार पर दोबारा जर्मनी की तरह भारत विखंडित नहीं होगा? अगर उस जर्मन के नकारात्मक राष्ट्रवाद, नफरत के बुनियाद पर खड़ा हुए राष्ट्र प्रेम की भावना को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये तीनों खतरे इस देश के सामने अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। समाधान की बात तो एक कोने में छोड़ दीजिए, किसी समस्या का समाधान नहीं इसमें से निकलता है। दूसरा प्रयोग भारत के अंदर हुआ आजादी की लड़ाई के दौरान। इस देश के अंदर सोलह सौ में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। उसके खिलाफ धीरे धीरे लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, क्योंकि उस समय भारत के अंदर अलग अलग राज्य थे, अलग अलग नवाब थे, उनकी सत्ता थी। लेकिन धीरे धीरे इस देश के अंदर एक एकता बननी शुरू हुई और 1857 की जंगे आजादी में इस देश से सभी लोग इकट्ठा हुए और एक सकारात्मक राष्ट्रवाद का भारत में जन्म हुआ, जो ये सोचती कि एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक क्षेत्र के लोग ही राष्ट्रवाद के जन्मदाता हो सकते हैं। भारत के प्रयोग ने 1857 में इसके उलट एक नींव रखी कि अलग धर्म के लोग, अलग भाषा के लोग, अलग क्षेत्र के लोग अपने देश के लिए एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने का रास्ता बना सकते हैं। ये यूरोपियन जर्मनी के राष्ट्रवाद के खिलाफ, उसके मुकाबले में एक मोहब्बत का राष्ट्रवाद पैदा हुआ और धीरे धीरे इस देश के अंदर एकता बननी शुरू हुई। और उस 1857 की लड़ाई में जो सकारात्मक राष्ट्रवाद है, उसकी ताकत को आप समझने की कोशिश करेंगे कि सकारात्मक राष्ट्रवाद जब पैदा होता है तो बहादुर शाह जफर को भी इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है और नाना साहब को भी सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की विचारधारा जब आगे बढ़ती है तो झांसी की रानी को भी अपनी कुर्बानी देने के लिए प्रेरणा देती है और बेगम हजरत महल को भी अपनी कुर्बानी देने के लिए प्रेरणा देती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की जब भावना आगे बढ़ती है तो इस भारत देश के लिए अजीमुल्ला खां को भी अपनी जान न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है और तात्या टोपे को भी अपनी जान न्यौछावर करने की प्रेरणा देती है। ये सकारात्मक राष्ट्रवाद है, जहां सबको देश के प्रति समर्पित और मोहब्बत की भावना को जागृत करती है। और उसका परिणाम हमने भारत के अंदर देखा कि 1757 के बाद से 1857 100 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इस सकारात्मक सोच के आधार पर, सकारात्मक देश प्रेम के आधार पर हमारे पुरखों ने उखाड़ करके फेंक दिया। 14 मई 1857 को यह देश आजाद हो गया। 21 सितंबर तक यह देश आजाद रहा। उसके बाद अंग्रेजों ने चारों तरफ से अपनी सेना दिल्ली में बुलाई और दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा किया। अंग्रेजों ने सोचना शुरू किया कि इस देश पर राज कैसे किया जा सकता है।
भारत के अंदर उन्होंने 1905 में एक प्रयोग किया। उसके पहले लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड से भारत आया, क्योंकि दोबारा विद्रोह की भावना जागृत होने लगी थी। जगह जगह लोग आवाज उठाने लगे थे और उन्होंने पहला प्रयोग किया कि यहां पर हिंदू और मुसलमान के आधार पर इसका डिवीजन होना चाहिए। यूरोपीय राष्ट्रवाद की विचारधारा को हमारे लोगों के बीच में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और पहला उन्होंने प्रयोग किया पश्चिम बंगाल में प्रयोग किया और उन्होंने दो हिस्से में बंगाल को बांटा, एक हिंदू बंगाल और एक मुस्लिम बंगाल। नकारात्मक राष्ट्रवाद के विचारधारा को अंग्रेज भारत में बोने की कोशिश करते हैं, जिससे के आधार पर भारत की जो एकता है वो विखंडित हो और उनका शासन तंत्र आगे बढ़ सके, शोषण गुलामी आगे बढ़ सके। तो दूसरा हम रास्ता देखते हैं कि नकारात्मक राष्ट्रवाद शोषण और गुलामी का भी एक हथियार है, जनता को दो हिस्सों में बांट करके राज करने। लेकिन भारत उसके खिलाफ खड़ा होता है। बंगाल का विभाजन होता है। आमतौर पर हम जानते हैं उस समय इंटरनेट नहीं था, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय अखबार इतने नहीं थे, उस समय टेलीविजन चैनल नहीं था, उस समय आने जाने के साधन इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी एक सोच थी। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा होता है। बंगाल का जो विभाजन होता है, विखंडन होता है, वो नकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच को विकसित करने के लिए होता है और उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज उठती है। लाल बाल के नेतृत्व में वो सकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच के साथ होता है। वरना पंजाब में पैदा हुए लाला लाजपत राय को बंगाल से क्या लेना देना था? महाराष्ट्र में पैदा हुए बाल गंगाधर तिलक को बिपिन चंद्र पाल के बंगाल से क्या लेना देना था? अगर पहले का जमाना होता तो इस देश के अंदर उत्तर में मुगलों का शासन चल रहा था, तो कहीं मराठा का शासन चल रहा था। मराठा के अगर राज्य में कुछ होता था उससे मुगलों को कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई पल्लवों का, हूड़ का अगर शासन हो रहा था तो उनके शासन से दूसरे को लेना देना नहीं था। लेकिन एक चेतना पैदा हुई कि पंजाब को अगर बांटा गया तो दर्द बंगाल को भी हुआ और बंगाल को जब बांटा गया तो दर्द महाराष्ट्र को भी हुआ। एक नई चेतना पैदा, एक सकारात्मक चेतना पैदा, और इसको खंडित करने के लिए भारत के अंदर 1905 में जब आंदोलन पैदा हुआ स्वदेशी और स्वराज का, अंग्रेजों को हार मिली। कलकत्ता उनकी राजधानी थी, कलकत्ता छोड़ करके भागना पड़ा। दिल्ली में आकर के उन्होंने अपना डेरा जमाया और उसके बाद लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट आई उसने इस बात को रखा अंग्रेजों के शासन के सामने कि जब तक भारत को सोच के आधार पर डिवाइड नहीं करोगे तब तक भारत में अब शासन करना असंभव है, क्योंकि यहां सकारात्मक एकता की सोच पैदा हो चुकी है। और वहां से इस देश के अंदर इस काम के लिए आजादी की लड़ाई के दौरान दो संगठनों की, दो संस्थाओं की नींव रखी गई अंग्रेजों के द्वारा। एक का नाम मुस्लिम लीग रखा गया और दूसरे का नाम हिंदू महासभा रखा। हिंदू महासभा की विचारधारा आगे बढ़कर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तब्दील हुई। और आप देखेंगे कि पूरे आजादी की लड़ाई के दौरान, क्योंकि देश से मोहब्बत करने वाले का एक भी पैमाना है कि कम से कम जब आजादी की लड़ाई चल रही थी देश के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी चाहिए जो देश से मोहब्बत करता है। आप पूरे आजादी की लड़ाई के दौरान आप देखेंगे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आरएसएस का कार्यकर्ता देश की आजादी के लिए वो नारे नहीं लगाता, देश की आजादी के लिए वो कुर्बानी नहीं देता। वो दोनों संगठन इस देश के अंदर नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और उसका परिणाम होता है कि इस देश के अंदर आप सोचना कि 1905 में एक राज्य विभाजित होता है, देश के अंदर सकारात्मक सोच है, पूरा देश खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ। और 1947 में देश विभाजित होता है, लेकिन इस देश के हमारे दिमाग में इतना जहर पैदा कर दिया जाता है कि देश को विखंडित करना भी देश की बात लगती है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जर्मनी में जब नकारात्मक राष्ट्रवाद आगे बढ़ा
तो उसका 3 परिणाम निकला। पहला, लाखों लोगों का कत्लेआम, खून की नदियां बहाई गई, निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, एक भ्रम है लोगों को, जर्मनी में यहूदी नहीं मारे गए, केवल यहूदियों से ज्यादा जर्मन मारे गए, क्योंकि नकारात्मक राष्ट्रवाद के आधार पर, नफरत के आधार पर जो सत्ता बनती है, उस सत्ता को खतरा अल्पसंख्यक से नहीं होता। अल्पसंख्यक न तो सत्ता बना सकता है और न सत्ता बिगाड़ सकता है। एक समय में नफरत के आधार पर आप बहुसंख्यक को गोलबंद करके जब सत्ता ले लेते हो, उसके बाद खतरा अल्पसंख्यक से नहीं रहता, उसके बाद खतरा बहुसंख्यक से हो जाता है। भारत के अंदर और जर्मनी में यह हुआ। दूसरा प्रयोग जो भारत के अंदर हुआ, भारत के अंदर मुस्लिम लीग के नेतृत्व को जब जिन्ना जी ने संभाला और हिंदू महासभा आरएसएस के नेतृत्व को जब गोलवलकर जी ने संभाला, ये बहुत स्पष्ट सोच पैदा हुई कि भारत के अंदर 2 धर्मों के लोग रहेंगे तो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। 2 राष्ट्र बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। परिणाम क्या हुआ? अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र बनता और विकसित होता और सशक्त होता, तो पाकिस्तान को बढ़ने की जरूरत नहीं थी। इतिहास में ये बात तो सब सच है, सब जानते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश बना, ये तो सब जानते हैं। दूसरा, मुस्लिम राष्ट्र बनने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों की क्या स्थिति है, ये भी हम सब जानते हैं। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनने से मुसलमानों के सभी बच्चों के पढ़ने की गारंटी नहीं हो गई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से सभी लोगों की शिक्षा की और रोजगार की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से सभी लोगों के समानता की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से सभी महिलाओं के पुरुषों के बराबरी और सम्मान की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से मस्जिदों पर सबसे ज्यादा आतंकवाद का हमला करने का रास्ता बना है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान है। तो नकारात्मक राष्ट्रवाद, नफरत के आधार पर पैदा हुआ राष्ट्रवाद जर्मनी में पैदा होता है तो कत्लेआम करता है, नायक को आत्महत्या करनी पड़ती है और देश बंट जाता है। धर्म के आधार पर राष्ट्र बनता है पाकिस्तान, इबादत गाहों पर बम्बार्डमेंट होते हैं और आतंकवाद पैदा होता है। डर के साए में जीने के लिए लोग मजबूर होते हैं। कौमों को पढ़ने से वंचित कर दिया जाता है, लोग इलाज के लिए तरसते हैं, उनके नायकों की हत्या होती है और पाकिस्तान बट करके बांग्लादेश बन जाता है। भारत के अंदर उस प्रयोग को करने की दोबारा जिद की जा रही। भारत की जरूरत नहीं है नकारात्मक राष्ट्रवाद। भारत में नकारात्मक राष्ट्रवाद के प्रयोग को, फसल को उगा करके भारत को बर्बाद करने की जिद की जा रही है। जर्मनी में जो हुआ उससे हम आंख खोलकर देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुआ हम उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक जिद है कि हम करेंगे। किस लिए करेंगे? क्योंकि हमने हिटलर को अपना गुरु मान रखा है। कभी रहा होगा, लेकिन परिणाम से जब कोई देश, कोई समाज, कोई कौम अगर नहीं सीखती है तो परिणाम वही आते हैं। एक बच्चा भी सीख जाता है। आग में जब पहली बार उसको मन करता है, आग देखता है, नया कौतूहल पैदा होता है, देख समझना चाहता है आग क्या है। गर्म लगता है, हाथ डालता है, जल जाता है, फिर हाथ डालता है, जल जाता है। एक छोटे से नन्हे से बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाती है कि आग में हाथ डालोगे तो जल जाओ, लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने बड़े संगठन और इतने बड़े इस राष्ट्र के
संचालकों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि नकारात्मक राष्ट्रवाद की अगर आग में इस देश को झोंकोगे तो ये देश विखंडित होने के रास्ते की तरफ बढ़ेगा, कत्लेआम के रास्ते की तरफ बढ़ेगा और जो नायक है उनकी आत्महत्या की तरफ देश बढ़ेगा। इसमें से कोई रास्ता तरक्की का नहीं निकलने वाला है, न इतिहास में निकला है, न वर्तमान में निकल सकता है और न भविष्य में इसकी उम्मीद है। इसलिए सकारात्मक राष्ट्रवाद की सोच की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, मोहब्बत के आधार पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित करके आगे बढ़ने का रास्ता। जापान ने यह काम किया है। हिटलर को अगर आपको याद हो, रूस से हारना पड़ा था। वर्ल्ड वार के समय हिटलर को रूस के लोगों ने हरा दिया। जानते हैं क्यों हरा दिया? हिटलर अपने सेना के दम पर लड़ रहा था और रूस अपने जनता के दम पर लड़ रहा था। रूस में जिस जिस कोने में जर्मनी की सेना गई हिटलर की, वहां फौज नहीं थी, लेकिन वहां के हर बच्चे बच्चे को अपने देश से मोहब्बत थी। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में लोगों ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो देश है वो हमारे लिए कुछ करता है। इस देश को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मोहब्बत के आधार पर आगे बढ़ेगा और उसकी जो बुनियाद है हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उस आंदोलन के बाद एक जीता जागता उदाहरण और हमारे सामने एक मॉडल है हमारे संविधान का। भारतीय संविधान सकारात्मक राष्ट्रवाद की बुनियाद है, जो इस बात की गारंटी करती है कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों के बराबरी का रास्ता और बराबरी की गारंटी का रास्ता खोलती है। सभी लोगों के आर्थिक अवसर का रास्ता खोलती है। आप अगर भारत के संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले वो कहता है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की गारंटी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज जो नकारात्मक राष्ट्रवाद के पुरोधा हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा संविधान है। उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारा संविधान है। इसलिए वो इस फिराक में है। एक ही उनका सपना है कि पूरे भारतीय संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत मिले। संविधान को जब तक वो बदल नहीं सकते तब तक इनके नकारात्मक राष्ट्रवाद की जो सोच है वो परवान नहीं चढ़ सकती। और इसलिए जो आप देख रहे हो कि पूरे तरफ जो चारों तरफ जो कोशिश हो रही है वो कोशिश इसी बात की है, क्योंकि बुनियादी तौर पर भारत के लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं, रहे हैं। इसी बात से इनको डर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश से मोहब्बत कल भी हम करते थे, आज भी हम करते हैं और कल भी करते रहेंगे। लेकिन इस देश से मोहब्बत करने वालों की आज एक नैतिक जिम्मेदारी है कि देश को विखंडित करने वाले, देश को में कत्लेआम कराने वाले, देश की सारी विकास की यात्रा को पीछे धकेलने वाली जो शक्तियां और सोच पैदा हो रही हैं, उनका पर्दाफाश करना, उनकी सच्चाई को जनता को बताना आज सभी देशभक्तों की नैतिक जिम्मेदारी है, जो देश से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि फिर पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वक्त है इस देश के अंदर, मैं बार बार कहता हूं और फिर दोहराना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, तमाम भूखंड बने हैं, लेकिन भारत एक अद्भुत देश है। भारत के अंदर जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की ताकत भारत के पास है। भारत के पास जितनी उपजाऊ जमीन है, दुनिया के कम देशों के पास है। भारत में जितनी नदियां बहती हैं, दुनिया के कम देशों में नदियां बहती हैं इतनी।
भारत के पास जितना खनिज पदार्थ है दुनिया के कम देशों के पास है। भारत में जितनी तरह की ऋतुएं हैं दुनिया के कम देशों में है। भारत के पास जितनी श्रम शक्ति है दुनिया के बहुत कम देशों में है। आज दुनिया के 17 देशों में भारत के बेटे बेटियां जाकर के अपने मेहनत के दम पर वहां के देश की तरक्की का रास्ता विकसित कर रहे हैं। और कुदरत ने भारत के लोगों को जितना दिमाग दिया है, सहन शक्ति दी है, दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। दुनिया के तमाम जो आज आगे बढ़ते हुए देश आप देख रहे हैं, उनके विकास की कहानी लिखने वालों में अगर पर्दे के पीछे जाओगे तो कोई ना कोई भारत का बेटा बेटी निकलेगा जिसके दम पर दुनिया बढ़ती है। सब कुछ भारत के अंदर है, सिर्फ एक सकारात्मक सोच को इस देश के अंदर पैदा करना है और उस सकारात्मक सोच के आधार पर इस देश के हर बेटे की पढ़ाई की गारंटी की जा सकती है। इतना साधन और इतना सोच भारत के पास है। वो बच्चा झुग्गी में पैदा होता है या अंबानी के घर में पैदा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है जहां हिंदुस्तान में पैदा हुए हर बेटे बेटी को सरकार अपने दम पर बेहतर शिक्षा की गारंटी कर सकती है। ये क्षमता भारत के अंदर। भारत के हर मां बाप को, हर बच्चे को उसके बेहतरीन इलाज की गारंटी भारत की सरकार कर सकती है। ये क्षमता भारत के पास है। भारत के हर कमजोर को आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, न्याय की गारंटी भारत कर सकता है। ये क्षमता भारत के पास है। भारत के अंदर सभी भाषा, सभी बोलियों के बीच में एक संवाद का ताना बाना विकसित करके एक संवाद की भाषा को विकसित करने की क्षमता भारत के अंदर है। भारत के अंदर, इस देश के अंदर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रांत में पैदा हुए हर नई पीढ़ी के अंदर जो ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, बिना विभेद किए उस ऊर्जा को संग्रहित करके भारत न सिर्फ भारत के विकास की कहानी को लिख सकता है और भारतीयों के चेहरे पर चमक को ला सकता है, बिना चिंता किए, बिना नफरत किए। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर भी जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो अन्याय से पीड़ित हैं, उनके लिए भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सहयोगी बन सकता है। मानव सभ्यता के विकास की यात्रा को एक नए उच्चतर स्थान पर ले जाने का काम भारत कर सकता है। और उस सोच के लिए हमें सकारात्मक राष्ट्रवाद, सकारात्मक देश प्रेम की भावना अपने अंदर भी पैदा करनी पड़ेगी और साथ ही साथ नफरत के जो सोच फैलाने वाले हैं उनके मुकाबले के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। हमें रक्षा भी करनी है अपने भारत के अंदर सोच, सकारात्मक सोच की, और सकारात्मक सोच को विकसित करना पड़ेगा। हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं जिससे भारत के साथ साथ दुनिया को एक नया रास्ता मिल सकता है। उसका मूल है सकारात्मक राष्ट्रवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।